करने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर आप केमिकल इक्विलिब्रियम की बात कर लो तो केमिकल इक्विलिब्रियम कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में तभी जाएगी जब एक पर्टिकुलर कंडीशन में उसको रखा जाए। एक मान लीजिए कि एक कंटेनर के अंदर, एक क्लोज कंटेनर के अंदर हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का एक क्लोज कंटेनर इसलिए ले रहे हैं कि एक बार जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो जिस कंडीशन में इक्विलिब्रियम आया था वो कंडीशन बदलनी नहीं चाहिए। अगर वो कंडीशन बदल जाएगी तो इक्विलिब्रियम हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। क्लोज कंटेनर के अंदर एक रिएक्शन करवा रहे हैं, कुछ टेम्परेचर है एट T1 टेम्परेचर एंड P1 प्रेशर या T टेम्परेचर और P हम लोगों ने P प्रेशर लिया है। तो देखिए क्या होता है जब N2 और H2 आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट बनेगी अमोनिया। N2 और H2 आपस में रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, अमोनिया बनेगी। पहले N2 और H2 से अमोनिया बनेगा, उसके बाद कुछ देर बाद जब रिएक्शन स्टेबलाइज हो जाएगी उसके बाद अमोनिया वापस हमें क्या देने लगेगी, N2 प्लस H2 देने लगेगी। अगर इसे आप बैलेंस करिए तो 3 और यहाँ आ जाएगा 2, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगी। रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्सिबल हो जाएगी। रिएक्शन क्या हो जाएगी, होगा क्या, इससे ये, इससे ये, इससे ये, इससे ये, इससे ऐसे चलता रहेगा और एक स्टेज ऐसा आएगा कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। और जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन सेम हो जाएगी उसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। उसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू हो जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब कई लोगों को ये लगता है कि जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो जितना हमारा प्रोडक्ट बन रहा है उतना ही रिएक्टेंट बनेगा। ऐसा जरूरी नहीं है, केवल रेट सेम हो जाएगी कि एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर जितने ये बन रहे थे और जितने ये बन रहे थे वो बनते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि इनकी क्वांटिटी और इनकी क्वांटिटी सेम हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन इन दोनों की क्वांटिटी, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं, उनकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। कि जितने हमारे रिएक्टेंट बन रहे थे उतने ही रिएक्टेंट बनते रहेंगे, जितने प्रोडक्ट बन रहे थे उतने ही प्रोडक्ट बनते रहेंगे। इज दैट क्लियर? रेट का मतलब होता है कि जो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और जो फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, बराबर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? हम लोगों ने रेट की बात केमिकल काइनेटिक्स में भी करा था, अगर आप लोगों को याद हो तो। अब अगर हम लोग देखिए ग्राफ बनाना चाहें, अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो ये है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, ये है टाइम। तो जब रिएक्शन की शुरुआत हुई थी तो हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट थे, प्रोडक्ट जीरो था। प्रोडक्ट क्या था, जैसे जैसे आगे बढ़े गए रिएक्टेंट हमारा कम होने लगा और प्रोडक्ट का जो रेट होगा, वो प्रोडक्ट के बनने का रेट जो होगा वो क्या होने लगा, बढ़ने लगा। और एक स्टेज ऐसा आया टाइम T1 पे और उसे हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। और उसके बाद जो है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, सेम। अब अगर हम लोग सेम ग्राफ, अगर कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम बनाए तो मान लीजिए रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कुछ हुआ था ऐसे और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कुछ हुआ था ऐसे, यहाँ तक बढ़ा और एक स्टेज ऐसा आएगा जिसके बाद क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये हमारा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ये हमारा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन,
और ये जो टाइम t1 है, इस टाइम t1 पे क्या आ चुका है, इक्विलिब्रियम आ चुका है। क्या आ चुका है, इक्विलिब्रियम आ चुका है। इज इट क्लियर? इसके बाद जो होगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो दोनों का कंसंट्रेशन सेम नहीं हुआ, कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया। यहाँ पर हम लोग जो स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहे हैं वो कंसंट्रेशन के लिए यूज करेंगे। किसके लिए यूज करेंगे, कंसंट्रेशन के लिए यूज करेंगे। और यहाँ पर कंसंट्रेशन, बेसिकली कंसंट्रेशन को एक और नाम दिया जाता है एक्टिव मास। क्या नाम दिया जाता है, एक्टिव मास, या ये कहो यही तो है मोलैरिटी। यही क्या है, मोलैरिटी। कंसंट्रेशन जो यहाँ पर मेजर की जाती है वो मोलैरिटी में ज़्यादा मेजर की जाती है, और मोलैरिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी जो कंसंट्रेशन टर्म है वो मोल पर लीटर में लिया जाएगा। किस में लिया जाएगा, मोल पर लीटर में लिया जाएगा। मान लीजिए कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, x ग्राम ऑफ NaOH dissolve in V liter solution, dissolve and V liter solution become, जो सॉल्यूशन है वो V लीटर का हो गया। तो आपका इसके लिए जो कंसंट्रेशन आएगा NaOH के लिए वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स हम लोग कैसे निकालते हैं, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास है x और NaOH का मोलर मास होता है 40 और डिवाइड बाय V, तो आंसर आ जाएगा x डिवाइड बाय 40V मोल पर लीटर। x डिवाइड बाय 40V मोल पर लीटर। इसमें जो ग्राफिकल में आपको बस ये ध्यान रखना है कि कई लोगों के दिमाग में ये बैठ जाता है कि रेट ऑफ रिएक्शन सेम होने का मतलब है कि क्वांटिटी सेम हो जाएगी। नहीं, क्वांटिटी कांस्टेंट हो जाएगी लेकिन सेम नहीं होगी। मान लीजिए अगर 10 मोल पर लीटर अगर रिएक्टेंट बन रहा है और 20 मोल पर लीटर प्रोडक्ट बन रहा है तो वही बनता रहेगा, ये नहीं कि दोनों सेम हो जाएंगे। इज इट क्लियर? अब कंडीशन को हम लोग नहीं बदलते हैं, कभी भी हम लोग कंडीशन को नहीं बदलते, क्योंकि जिस कंडीशन पे इक्विलिब्रियम ऑब्टेन हुआ है अगर उसे डिस्टर्ब कर दोगे तो फिर जो है रिएक्शन इक्विलिब्रियम हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब। देखिए इक्विलिब्रियम में जो हम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, मास एक्शन लॉ। अभी तक सारे चैप्टर में बच्चे बोल रहे थे, अब इक्विलिब्रियम में कुछ नहीं पता, क्या पढ़ना हमको नहीं पता। आप देख लो जो सही लगे पढ़ा दो। या लॉ ऑफ मास एक्शन कह सकते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। ध्यान से समझो, मान लो कि कोई एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, AABB इज इक्वल टू CC और DD। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। इक्विलिब्रियम तभी आएगा जब रिएक्शन क्या करेगी, रिवर्स होगी। ये भी एक जमाने में नीट में पूछा गया था कि रिवर्सिबिलिटी का साइन क्या है। कोई लेवल नहीं है नीट का। अगर कोई लगातार अच्छे से पढ़ाई कर लेना 8 घंटे रोज, बस कुछ नहीं करना, 8 घंटे रोज पढ़ने का, अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा। चाहे जितने नंबर कट ऑफ जा रहे हो भाई, शुरुआत के जितने लोग हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा। भाई अब ज़्यादा जो लोग पढ़ रहे हैं तो पीछे वाले तो नहीं है, क्योंकि अभी इतनी पॉपुलेशन है इस देश की। ठीक है, तो AA प्लस BB इक्वल टू CC प्लस DD। तो अकॉर्डिंग टू मास एक्शन लॉ जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब इसको अलग अलग ले लो। सबसे पहले ले लो फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा, AA प्लस BB इज इक्वल टू CC प्लस DD। तो रेट क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर
ये आपके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ये आ जाएंगे आप। इसी तरीके से अगर और रिएक्टेंट है तो मल्टीप्लाई में जाएगा बी, मल्टीप्लाई कंसेंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी, की पावर क्या हो जाएगा बी। अब अगर जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा और दैट इज आर एफ, दैट इज आर एफ, फॉरवर्ड वेलोसिटी कांस्टेंट बोलते हैं इसे, कंसेंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए, कंसेंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब अगर आप बैकवर्ड के लिए ले लो, फॉर बैकवर्ड रिएक्शन R इज इक्वल टू हो जाएगा, R इज, अब बैकवर्ड रिएक्शन हमारी होगी क्या, CC प्लस BD इज इक्वल टू AA प्लस BB। पहले वाले के लिए जो प्रोडक्ट था बैकवर्ड के लिए वो क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C की पावर C, D की पावर D। और जब प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा RD। इसको ये R नहीं है, KF है, और ये KB हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा KB, C की पावर C और D की पावर D। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, तो वो आ जाएगा आपका KF कंसेंट्रेशन ऑफ A की पावर A, कंसेंट्रेशन ऑफ B की पावर B, KB कंसेंट्रेशन ऑफ C की पावर C एंड कंसेंट्रेशन ऑफ D की पावर D। अब क्या करो, इनको नीचे ले आओ और KB को इधर ले आओ, KF डिवाइड बाय KB इक्वल टू आ जाएगा कंसेंट्रेशन ऑफ C की पावर C, कंसेंट्रेशन ऑफ D की पावर D डिवाइड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ A की पावर A एंड कंसेंट्रेशन ऑफ B की पावर B। अब KF डिवाइड बाय KB एक नया कांस्टेंट बन जाएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, KC कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, KC कहते हैं। और KC का जो हमारा नाम होगा, KC का हमारा नाम होगा वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसेंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसेंट्रेशन, इन टर्म्स ऑफ सबसे इंपॉर्टेंट बात वैभव क्या है, जो कि बार बार जेईई में और नीट में पूछा जा रहा है, और वो ये है कि ये जो होता है ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो इसमें लोग ज्यादा दिमाग लगाने लगते हैं, कई लोगों को लगता है अरे कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड कर रहा है, अगर ये बढ़ेगा तो ये अपने आप बढ़ जाएगा। तो ये कंसंट्रेशन जो होंगे उनको मेंटेन होकर चलना है, और हमेशा ये KC की वैल्यू कांस्टेंट होगी जब तक टेम्परेचर नहीं बदलेगा, जब तक टेम्परेचर नहीं बदलेगा। ये कई बार आपके पेपर में आएगा। अब अगर आप फाइनल रिजल्ट पे देखें, एक तो ये बात भी आप याद रखिएगा कि KC इक्वल टू होता है KB डिवाइड बाय KF डिवाइड बाय KF डिवाइड बाय KB। और आप पहले वाले इक्वेशन पे आ जाइए, आप पहले वाले इक्वेशन पे आ जाइए और इसको देखिए। तो इसको देखकर हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन डिवाइड पावर में स्टोइचियोमेट्री, मल्टीप्लाई दूसरा प्रोडक्ट डिवाइड पावर में स्टोइचियोमेट्री, इस तरीके से A की पावर A और B की पावर B। तो जो आपके प्रोडक्ट आते हैं उनका कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर में आता है, और जो रिएक्टेंट होते हैं उनके कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर में आता है। किसमें आता है, डिनोमिनेटर में आता है। जैसे मान लीजिए कि कोई सवाल दे रखा है आपको, मान लीजिए कि जो हम लोगों ने रिएक्शन की शुरुआत करी थी, N2 गैस प्लस 3H2 गैस इज इक्वल टू 2NH3 गैस, इज इक्वल टू 2NH3 गैस। इसके लिए अगर मैं आपसे KC कहता हूँ लिखने के लिए, तो वो हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ NH3 की पावर 2, कंसंट्रेशन ऑफ N2
मल्टीप्लाई बाय कंसेंट्रेशन ऑफ H2 की पावर 3। H2 की पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, जो ये 2 आ रहा है वो इसकी स्टोइचियोमेट्री है, ये 3 इसकी है, और N2 की स्टोइचियोमेट्री क्या है 1। N2 की स्टोइचियोमेट्री क्या है 1। जब भी हम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के एक्सप्रेशन को लिखते हैं तो हम लोग केवल और केवल गैस और एक्वस के लेते हैं, सॉलिड और लिक्विड के कंसंट्रेशन को क्या ले लेते हैं 1 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं 1 ले लेते हैं। याद रखना, लिक्विड और सॉलिड के कंसंट्रेशन को शब्दों पे गौर करना। कंसंट्रेशन जो होता है सुशील वो क्या होता है मोल पर लीटर होता है। समझ रहे हो? कंसंट्रेशन को हम लोग 1 ले लेते हैं। इज दैट क्लियर? क्यों ले लेते हैं उसकी चर्चा आगे करेंगे। ठीक है, अभी सवाल करने के लिए आप लोग ये याद रखें कि सॉलिड और लिक्विड आएगा उसके कंसंट्रेशन को हम लोग क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे। जैसे कि मान लो कोई सवाल है कई जगह बच्चा, ये दिख रहा है, अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड को से बनता है कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या निकलती है हाइड्रोजन गैस, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो इसके लिए केसी क्या हो जाएगा, केसी में ये वाले टर्म हमारे नहीं लिए जाएंगे, और नहीं लेने जाने का मतलब ये नहीं है कि इनका कंसंट्रेशन 0 ले लेंगे 1 ले लेंगे। क्या लेंगे 1 लेंगे, ये याद रखना। तो इसमें केवल और केवल एक्सप्रेशन में क्या आएगा कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मैं गलत बोल रहा था, हीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड लिख लीजिए, हाइड्रोजन गैस नहीं लिखिए। इज इट क्लियर? देखिए, केसी के अलावा एक और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग केपी कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं केपी कहते हैं। और केपी क्या होगा, केपी होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की पावर सी इंटू, सबसे पहले प्रोडक्ट लिखे जाएंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी की पावर डी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की पावर ए, और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर बी। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर बी। हम पार्शियल टर्म क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि एक कंटेनर में जब कई सारे रिएक्टेंट हैं ए बी सी और डी, तो टोटल के रिस्पेक्ट में एक का जो प्रेशर होगा वो पार्शियल होगा। टोटल के रिस्पेक्ट में एक का जो प्रेशर होगा वो क्या होगा पार्शियल होगा। इसलिए हम लोग इसे पार्शियल हमें टर्म यूज करते हैं पार्शियल। केपी क्या है, केपी है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट in terms of पार्शियल प्रेशर, और ये भी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। केवल और केवल किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, देखिए यहाँ कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इस एक्सप्रेशन के ऊपर। कुछ जेई के देख लेते हैं, कुछ पहले एनसीईआरटी के देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज का। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 का जो है अगर मैं सेकेंड पार्ट ले लेता हूँ तो सेकेंड पार्ट कह रहा है 2CuNO3 का होल ट्वाइस को हम हीट करेंगे तो CuO सॉलिड NO2 गैस, ब्राउन कलर की गैस होती है NO2, 4NO2 और प्लस O2 गैस निकलेगी। ठीक है, O2 गैस निकलेगी। यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये 4 है। तो इसके लिए अगर हम लोग Kc का एक्सप्रेशन लिखें तो वो क्या हो जाएगा, सॉलिड वाले को तो लेंगे नहीं, इसको भी नहीं लेंगे। नहीं का मतलब ये नहीं कि 0 ले लेंगे, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ तो मिसअंडरस्टूड नहीं करेंगे आप लोग। Kc इक्वल टू हो जाएगा NO2 का कंसंट्रेशन की पावर 4, O2 का कंसंट्रेशन की पावर 1।
इसका कंसंट्रेशन 1 लिया जाएगा और इसका कंसंट्रेशन भी 1 लिया जाएगा। ठीक है। यस सर। तो Kc इक्वल टू आ जाएगा NO2 की पावर 4 और O2 की पावर 1। इसी तरीके से Kp का एक्सप्रेशन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 की पावर 4 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये मत सोचना कि नहीं आते। नेक्स्ट समझते हैं कि आखिर Kp और Kc में रिश्ता क्या है। ये एक दूसरे के क्या कहलाता है, इनके बीच में जो रिश्ता है वो क्या कहलाता है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं पेपर में आपके। Kp और Kc के रिलेशन में जेईई मेंस में तो बार बार के क्वेश्चन आते हैं। देखें, रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। और एक बात और है, जो लोग स्कूल में 11th में जो लोग हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आपके पेपर में 3 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है। देखिए जरा, कोई इक्वेशन है AA BB इक्वल टू CC और DD। इसके लिए अगर हम लोग Kc लिखना चाहें तो वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर C, कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर D, कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर B। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर आ जाएगा Kp का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ C की पावर C इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D की पावर D डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A की पावर A इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B की पावर B। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट है आपका फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू क्या होता है, nRT। PV इक्वल टू होता है nRT, या P इक्वल टू हो जाएगा N डिवाइड बाय VRT। और नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है। क्या होता है, तो P इक्वल टू हो जाएगा कंसंट्रेशन RT। क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन RT। या मैं ये कहूँ कि कंसंट्रेशन ऑफ A जो प्रेशर ऑफ A जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ART। प्रेशर ऑफ B जो हो जाएगा वो कंसंट्रेशन ऑफ BRT। प्रेशर ऑफ C जो हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ CRT। और कंसंट्रेशन ऑफ D जो हो जाएगा वो हो जाएगा, प्रेशर ऑफ D जो हो जाएगा वो हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ DRT। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 3। अब ये सारी वैल्यूज को 2 में डाल दो, ये सारी वैल्यूज को 2 में डाल दो। पुटिंग PA, PB, PC एंड PD इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में डालने के बाद देखो Kp इक्वल टू हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ CRT का होल पावर C, कंसंट्रेशन ऑफ BRT का होल पावर D, कंसंट्रेशन ऑफ ART का होल पावर A, कंसंट्रेशन ऑफ BRT के होल पावर B। अब यहाँ पे 9th वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा कि पावर अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगी। Kp इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर C और D की पावर D, इनको मैं साथ लिखता चल रहा हूँ, डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर B। ऊपर आ जाएगा आपका RT की पावर C और RT की पावर D। इसी तरीके से नीचे आ जाएगा RT की पावर A और RT की पावर B। हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था कि अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। और इसकी जगह ये जो आपको पूरा दिख रहा है फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग क्या लिख सकते हैं, Kc लिख सकते हैं।
फ्रॉम 1 के पी इक्वल टू हो जाएगा के सी आर टी की पावर सी प्लस डी डिवाइड बाय आर टी की पावर ए प्लस बी। आर टी की पावर क्या हो जाएगा ए प्लस बी। अब जब ये ऊपर जाएगा तो के पी इक्वल टू क्या हो जाएगा के सी आर टी की पावर सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, सी प्लस डी माइनस ए प्लस डी। और यहाँ पर सी प्लस डी माइनस ए को हम लोग क्या ले लेंगे डेल्टा ले लेंगे, सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। तो के पी इक्वल टू हो जाएगा के सी आर टी की पावर डेल्टा एन। के पी इक्वल टू हो जाएगा के सी आर टी की पावर डेल्टा एन। जहाँ पर जो डेल्टा एन है वो क्या है, ये प्रोडक्ट के मोल्स हैं। टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स in gaseous state minus total number of moles of reactants in gaseous state, Is that clear? तो आपको ये याद रखना होगा के पी इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा है। और ये डेरिवेशन भी आना चाहिए, कई बार अंदर से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको डेरिवेशन के बारे में पता होना चाहिए। खास करके जब आप जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं तो जेई में डेरिवेशंस के अंदर से भी सवाल आते हैं, ठीक है। इसीलिए फिजिक्स में और मैथ्स में प्रॉब्लम होती है, तो आपको डेरिवेशन भी आना चाहिए। देखिए केपी और केसी में रिलेशन के ऊपर ये क्वेश्चन करना, समझिए। पहले समझ लीजिए, बाद में लिखिएगा। पहले सब अच्छे से समझ लो। हमें केपी की वैल्यू दे रखी है, टेम्परेचर दे रखा है और हमसे केसी की वैल्यू पूछा गया। तो हमें पता है कि केपी इक्वल टू होता है केसी आर टी की पावर डेल्टा एन, ये तो हमें पता ही है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, डेल्टा एन निकालना होगा। डेल्टा एन होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो एनओ का स्टोइचियोमेट्री 2 है और Cl का 1 है। 2 + 1 माइनस रिएक्टेंट का हो जाएगा 2। आंसर क्या आ जाएगा 1 आंसर क्या आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ रख देंगे के पी इक्वल टू, हमें के सी निकालना है ना, के पी दे रखा है। के पी इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन। के पी दे रखा है आपको 1.8 × 10 की पावर -2 इज इक्वल टू के सी। आर की वैल्यू यहाँ रखी जाएगी 0.0821 इंटू टी दे रखा है 500 की पावर 1, 500 की पावर 1। फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, के सी निकाल लेंगे। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, नीचे आ जाएगी। ये जो दिख रहा है ये आर की वैल्यू है, ठीक है। लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स में। तो यहाँ से आपकी के सी आ जाएगा 1.8 × 10 की पावर -2 फर्दर डिवाइड बाय 0.0821 × 500, ठीक है। इसी तरीके से जब दूसरे क्वेश्चन में जाओगे तो यू विल सी डेल्टा एन क्या होगा। ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, सिर्फ CO2 का 1 आएगा। 1 + 0 हाँ एक चीज़ और, जब डेल्टा एन आप लिखते हैं तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स लेते हैं। तो सॉलिड के नंबर ऑफ मोल्स 0 लिए जाते हैं। सॉलिड के नंबर ऑफ मोल्स 0, वहाँ पे कंसंट्रेशन लिया जाता था। मैंने बार बार एम्फेसाइज किया इस बात पे। वहाँ पे कंसंट्रेशन लेते थे तो 1 लेते थे। नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर डेल्टा एन में 0 लेते हैं, विच इज इक्वल टू 1। अब लगा दीजिए के पी इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा है 167 इक्वल टू के सी 0.0821 इंटू 1073। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रखना, क्योंकि आर का जो यूनिट है उसमें केल्विन है, ये ध्यान रखना कि पावर 1। ये वैल्यू नीचे चली जाएगी
then Kc is equal to you will get 167 divided by 0.0821 into 10 1027 sorry 1073 इसे सॉल्व कर लीजिए, आपको केसी की वैल्यू मिल जाएगी। आर की जो वैल्यूज हैं, आर इक्वल टू होता है 0.0821 और यूनिट होती है लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, और आर की वैल्यू होती है 0.0831 लीटर बार मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, और आर की वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन मोल इनवर्स। 2 केल्विन कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अब देखो, अगर मैं यूनिट की बात करूं, यूनिट ऑफ केपी एंड केसी, तो वो क्या हो जाएगा आपका केपी इक्वल टू केसी आरटी की पावर डेल्टा एन। तो जो केपी की यूनिट होगी वो वही होगी जो प्रेशर की यूनिट होगी, एटीएम और आपका या तो बार, और केसी की यूनिट होगी मोल पर लीटर। लेकिन इसमें एक बात को ध्यान देना होगा आपको, जैसे मान लीजिए कि ये वाला एक्सप्रेशन है, इसी एक्सप्रेशन के लिए अगर मैं केसी लिखना चाहता हूँ तो केसी इसके लिए क्या हो जाएगा, NO की पावर 2 और Cl का Cl2 का कंसेंट्रेशन और डिवाइड बाय NOCl का कंसेंट्रेशन। तो आप जब यूनिट की बात करेंगे तो बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते कि ये यूनिट होगी, उसमें हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये कैंसिल होकर कितना आ रहा। तो बेसिकली अगर मैं केपी के लिए कहूँ यूनिट, तो वो हो जाएगा आपका एटीएम और बार की पावर डेल्टा एन की पावर क्या आ जाएगा, डेल्टा एन। यहाँ पर तो जो पावर होगा वो भी डिसाइड करेगा कि यूनिट क्या होने वाली है, सीधे सीधे एटीएम और बार नहीं हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं केसी की यूनिट की बात करूँ तो वो भी हो जाएगा मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन। क्या हो जाएगा, डेल्टा एन। जैसे कि एक क्वेश्चन अगर मैं देखता हूँ, इसके जो मैंने क्वेश्चन दिए थे उनके आंसर्स आप लोग निकाल लीजिएगा, कि उसमें फिर टाइम बर्बाद हो जाएगा काफी। देखो ध्यान से, जैसे मान लो कि N2 गैस प्लस 3H2 गैस इज इक्वल टू अगर 2NH3 गैस दे रखा है, और इसके लिए केपी और केसी की यूनिट निकालनी है, तो फर्स्ट वी शुड हैव टू फाइंड आउट डेल्टा एन, और वो क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 प्लस 1 दैट इज व्हाट -2, दैट इज -2। तो इसके लिए जो केसी की यूनिट हो जाएगी वो मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन दैट इज मोल पर लीटर की पावर -2, दैट इज मोल -2 डिवाइड बाय लीटर -2। तो बेसिकली हो जाएगा मोल -2 और लीटर की पावर 2। अगर इसी के लिए केपी की यूनिट लिखना चाहें तो अगर मैं एटीएम में लेता हूँ तो एटीएम की पावर डेल्टा एन दैट इज -2, या फिर ये कहोगे और करके बार की पावर क्या हो जाएगा -2। तो यूनिट होता जरूर एटीएम और बार है या मोल पर लीटर है, लेकिन सीधे सीधे यही नहीं हो जाएगा, ये पावर को भी ध्यान देना होगा। और ये पावर जो आएंगे वो किससे आएंगे, स्टोइचोमेट्री से आएंगे। किससे आएंगे, स्टोइचोमेट्री कोफिशिएंट से। इज इट क्लियर? यस सर। अब इसके बाद हम लोगों को जो बेसिकली पढ़ना है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से हम लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, इसमें न्यूमेरिकल्स को साथ लेते हुए चलेंगे। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है ली चैटलियर प्रिंसिपल, लेकिन एक एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बहुत लंबा टॉपिक होगा क्योंकि उसमें बहुत सारे टाइप्स के सवाल भी करने होंगे हम लोग। इसके अलावा हम लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी पढ़ना है,
और प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम भी बताना है मुझे, मैंने आज वो नहीं बताया, वो भी हम लोगों को करना है। ठीक है, तो ये सारी बातें होंगी नेक्स्ट क्लास में। और जब हम लोग लीच एटिट्यूड प्रिंसिपल कंप्लीट कर लेंगे तो केमिकल इक्विलिब्रियम जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना होगा, आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा, आयनिक। तो काफ़ी बड़ा चैप्टर है, नेक्स्ट क्लास में और थोड़ी लंबी क्लास लिया जाएगा, लेकिन न्यूमेरिकल साथ करते हुए चलेंगे क्योंकि इस चैप्टर के न्यूमेरिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक जो भी हमने पढ़ाया है उसके सवाल आप लोग लगा सकते हैं। आज के लिए इतना ही है। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय।